नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम सपटी में। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो अभी तक मैं आप लोगों को बायोलॉजी के ही प्रश्न करा रही थी, बट आज से जो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है वो साइंस में तीनों सब्जेक्ट्स का ही रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट के ही प्रश्न मॉक टेस्ट में मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में साइंस के प्रश्न आते ही आते हैं। तो पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करें। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तो जिनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक या किताब किसने लिखी? तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है। तो आइए देख लेते हैं, जिनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है लिनियस ने। किसने? लिनियस ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लिनियस के बारे में। तो लिनियस को लिनियस को लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं हम, इन्होंने 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 द्विपद नामकरण पद्धति की नींव रखी। किसने? लिनियस ने। किसने? लिनियस ने रखी। और इन्होंने ये पुस्तक कब प्रकाशित की? किस सन में? तो देख लेते हैं। तो ये पुस्तक 1737 में प्रकाशित की। किसमें? 1737 में प्रकाशित की। किस सन में? 1737 में। अब बात करते हैं ये पुस्तक किससे संबंधित है? जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पौधों के वर्गीकरण से। किससे? पौधों के वर्गीकरण से संबंधित है। कौन सी पुस्तक? जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक पौधों के वर्गीकरण से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लिनियस, ऑप्शन ई। सेकंड क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय वनस्पति। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। क्या बोलते हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1890 में हुई थी। 1890 में हुई थी। अब बात करते हैं किसने की, इसकी स्थापना किसने की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर जॉर्ज किंग ने की। किसने की? सर जॉर्ज किंग ने की। किसकी स्थापना? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। किसने की? सर जॉर्ज किंग ने की थी। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है? ऑप्शन ए प्रचलन, ऑप्शन बी उपापचय, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा स्थानीय
वृद्धि, ऑप्शन डी हो जाएगा अपचय। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पादप और जंतु आपस में किससे भिन्न है? तो कैसे भिन्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय वृद्धि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, थर्म किसकी इकाई है? ऑप्शन ई शक्ति की, ऑप्शन बी ऊष्मा की, ऑप्शन सी प्रकाश की, ऑप्शन डी हो जाएगा दूरी की। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? धर्म किसकी इकाई है? तो किसकी है? ऑप्शन बी ऊष्मा की। किसकी? ऊष्मा की इकाई है। तो धर्म ऊष्मा की एक इकाई है जो 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 प्राकृतिक गैस के माप में उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस के माप में उपयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन बी हो जाएगा जूल, ऑप्शन सी सेल्सियस, ऑप्शन डी फ़ारेनहाइट। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ई केल्विन है। क्या है? केल्विन है। जबकि सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों क्या है? सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पैमाने हैं। क्या हैं? पैमाने हैं। कौन कौन? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो हैं वो सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पैमाने हैं। अब बात करते हैं जूल की। तो जूल में ऊर्जा या कार्य को मापा जाता है। किसको? ऊर्जा या कार्य को मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए एडर सेल्सियस, ऑप्शन बी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा विलियम थॉमसन, ऑप्शन डी राइट ब्रदर्स। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एडर सेल्सियस ने किया था। तो किस सन में किया? तो इन्होंने किस सन में किया? 1742 में किया है। किस सन में? 1742 में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु नाभिक की खोज के प्रयोगों के आधार पर की गई। ऑप्शन ए हो जाएगा वहर, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा मोस्टली, ऑप्शन डी थॉमसन। तो परमाणु नाभिक की खोज किसने की है? तो ये की है रदरफोर्ड ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो किस सन में? तो 1911 में। किसमें? 1911 में की। 1911 में की। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। क्या की? बमबारी की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की। किस सन में? 1911 में की। अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में फटाफट से।
तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, डाल्टन ने किया। किसने किया? डाल्टन ने किया। तो इन्होंने 1808 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1808 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया। किसने? डाल्टन ने। किस सन में? 1808 में। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिक के आकार की माप है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा AMU, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी सेमी, ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर्म। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। नाभिक के आकार की माप है। तो देख लेते हैं, नाभिक के आकार को मापने के लिए फॉर्मी या FM या क्या बोलते हैं, या FM फेम्टोमीटर FM या फेम्टोमीटर या FM नामक एक छोटी इकाई, कैसी छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नाभिक के आकार की माप है फॉर्मी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी साइकोलॉजी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। बात करते हैं हम साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी ऊतक विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। बात करते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा साइटोलॉजी में। किसमें? साइटोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी? तो हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। तो ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब बात करते हैं हम किसकी? तो हम बात करते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? तो ये मनोविज्ञान के अध्ययन को हम कहते हैं साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी किसको बोला जाता है? तो फिजियोलॉजी हम किसे बोलते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान को। किसको? शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? फिजियोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो साइटोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कौन कहलाता है? ऑप्शन ए गाल्जी बॉडी, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन सी डी हो जाएगा लाइसोसोम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अब हम बात करते हैं किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे एक और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका भी कहते हैं, नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो सबसे पहले किसने की? तो सबसे पहले अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की। किस सन में की? तो इन्होंने की है 1857 में की है। किसमें? 1857 में की। बाद में बात करते हैं, बाद में 1898 में किसने की? तो कार्ल बिंडा ने की। किसने की? कार्ल बिंडा ने की। बाद में 1898 में कार्ल बिंडा ने की और इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसे क्या नाम दिया? इसे
माइटोकांड्रिया कार्डिया नाम दिया। क्या नाम दिया? माइटोकांड्रिया नाम दिया। किसने? कार्ल बेंडा ने दिया। और सबसे पहले खोज किसने की? वॉन कॉलिकर ने की। किस सन में? 1857 में की। तो राइट आंसर क्या होगा? कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया? तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो डीएनए का अवलोकन किसने किया पहली बार? तो किसने किया? आर्थर कोडबर्ग ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा होता है? तो ऑसिलोस्कोप के द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक कैसा उपकरण है? तो ये एक कैसा है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अब बात करते हैं हम सोनोमीटर की। तो ये एक ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ध्वनि तरंगों को मापने में किया जाता है। अब बात करते हैं हम पीएन जैक्सन डायोड की। किसकी? पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं। तो पीएन का पूर्ण रूप देख लेते हैं। तो पीएन का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? तो होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। और दूसरा होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जंक्शन अर्धचालकों के बीच बने जंक्शन को दर्शाता है। ये क्या करता है? जंक्शन अर्धचालकों के बीच बने जंक्शन को दर्शाता है। तो किसी सिग्नल के तरंग रूप के अध्ययन किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती? ऑप्शन ई प्रकाश, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी विद्युतीय चुंबकीय। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ध्वनि। तो तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है कौन सी? तो ध्वनि तरंग। ये एक कैसी है? तो ये एक यांत्रिक तरंगे होने के कारण किसी निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ऑप्शन ए आयाम के, ऑप्शन बी आयाम के वर्ग के, ऑप्शन बी आयाम के वर्गमूल के, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आयाम के घन के। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी आयाम के वर्ग के। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं? तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है रेडियन, ऑप्शन बी हो जाएगा बैकोरल, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा स्टेडियन, ऑप्शन डी केल्विन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैकोरल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो
रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा हेनरी बैक्यूरेल, ऑप्शन डी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी कार्ले, ऑप्शन डी सूरी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो बात करते हैं रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया? परमाणु के नाभिक की खोज की। किसकी? परमाणु के नाभिक की खोज की। किसने? रदरफोर्ड ने की। किस सन में की? तो 1911 में की। 1911 में की। अब बात करते हैं हम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ऑप्शन ए कैलोरीमीटर से, ऑप्शन बी हो जाएगा पोलोरीमीटर से, ऑप्शन सी बैरोमीटर से, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर से। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो किसी रासायनिक प्रक्रिया में कितनी ऊष्मा का उपयोग या उत्सर्जन होता है मापने में करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? गीगर मूलर काउंटर से। अब बात करते हैं कैलोरीमीटर से किसी रासायनिक प्रक्रिया में कितनी ऊष्मा का उपयोग या उत्सर्जन होता है उसे मापने में करते हैं, कैलोरी का उपयोग। अब बात करते हैं बैरोमीटर की। बात करते हैं तो बैरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापता है। क्या करता है बैरोमीटर? वायुमंडलीय दबाव को मापने में किया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गीगर मूलर काउंटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा सभी सूक्ष्म जीवों में से सबसे अनुकूली और बहुमुखी है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी कवक। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से करिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विषाणु। अगला प्रश्न है विषाणु में पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड। विषाणु में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, ऑप्शन बी लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य पर्वतों से निकलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णन हो जाते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा सूर्य अस्त सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? तो क्यों दिखता है? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी समुद्र का रंग नीला प्रेरित होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें क्या होती हैं? परावर्तित हो जाती हैं, ऑप्शन बी अपरावर्तित हो जाती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा विपरीत हो जाती हैं, ऑप्शन डी प्रकीर्णित हो जाती हैं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। समुद्र का रंग नीला प्रेरित होता है किसके कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्णित हो जाती हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित में आकाश का रंग कैसा प्रेरित होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी गहरा लाल, ऑप्शन बी हो जाएगा सी सफेद, ऑप्शन डी काला। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो बात करते हैं हम किसकी? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। किसके कारण? सूर्य के प्रकाश
नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रेरित होता है? तो कैसा होता है? काला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन का दान होता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों का दान होता है, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों का दान होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, ऑप्शन बी इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, ऑप्शन सी इसमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है, ऑप्शन डी इसमें विद्युतीय ऋणात्मक तत्व जुड़ता है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से करें। तो गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से संबंधित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, ऑप्शन ए ये संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।